किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण, राज्य बीज फार्मों को सहायता एवं किसानों के अध्ययन दौरे जैसी योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री एवं बीज उपलब्ध कराए जाने के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में चलाई जाने वाली इस योजना में पौधशालाओं, बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों, उद्यानों के सुदृढ़ीकरण, संकर उन्नतशील सब्जियों एवं प्याज के उत्पादन क्षेत्र में विस्तार जैसे प्रमुख कार्य संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 में 1444 हेक्टेयर के क्षेत्र में यह कार्यक्रम संचालित किए गए तथा वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिए 1822.37 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न पौधशालाओं को आम, अमरूद, आंवला, लीची एवं नींबू के पौधे उत्पादन के लिए चिन्हित कर पौधों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बीजू पौधों में जैसे पपीता, कटहल, करौंदा, बेर, नींबू आदि के अतिरिक्त शोभाकार पौधों जैसे गुलाब, क्रोटन, बोगनवेलिया, जेट्रोफा, चांदनी, मनोकामिनी आदि पौधों का भी उत्पादन कराया जाता है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। जौ की खेती करने वाले किसान भाई असिंचित दशा में क्षेत्रीय संस्तुत छिलका युक्त प्रजातियों आज़ाद के 125, के 141, हरितमा के 560, लखन के 266, RS 6, NDB 1173 तथा छिलका रहित प्रजाति गीतांजलि के 1149 की बुवाई का उचित समय 20 अक्टूबर से 10 नवंबर है, अतः बीज की व्यवस्था कर लें। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण संस्तुत मात्रा पंक्तियों में बीज के नीचे डालें। यदि आप रबी में मक्का की खेती करना चाह रहे हैं तो संकर प्रजातियों यथा PMH3, HQPM1, सीड टेक 2324, शक्तिमान 1, संकुल मक्का की किस्मों शरदमणि, शक्ति 1, लावा हेतु पर्ल, पॉपकॉर्न, मीठी मक्का की प्रिया स्वीट कॉर्न व माधुरी स्वीट कॉर्न तथा शिशु मक्का हेतु HM4 व प्रकाश प्रजातियों की बुवाई का उचित समय है। तिलहनी फसलों जैसे राई, सरसों बोने हेतु मौसम अनुकूल है, अतः संस्तुत प्रजातियों पूसा मस्टर्ड 2012, पूसा मस्टर्ड 2008, पूसा विजय, पूसा मस्टर्ड RGN 48, JD 6, माया, आशीर्वाद, वरदान, राई 8501, उर्वशी, अगेती राई 4, रोहिणी, नरेंद्र, स्वर्णा राई 8, नरेंद्र राई, NDR 8501 तथा वरुणा T59 व बसंती पीली की बुवाई 31 अक्टूबर तक कर लें। अलसी की बीज उद्देशीय प्रजातियों शेखर, शारदा, मऊ आज़ाद, श्वेता तथा द्विउद्देशीय प्रजातियों रुचि, पार्वती, रश्मि आदि की बुवाई करें। शरदकालीन गन्ना की बुवाई का समय आ गया है, अतः गन्ने की उत्तम प्रजातियों को 238, को 239, को शाह 97 261, को शाह 96 269, को शाह 8 436, को शाह 88 230, को शाह 8 432, को से 96 286, को से 00 235, को से 01 235 एवं को जे 64 आदि की बुवाई करें। संस्तुत प्रजातियों के स्वस्थ बीज की उपलब्धता के लिए निकट के शोध संस्थान, चीनी मिल या गन्ना विकास परिषद से संपर्क करें। मसाले वाली फसलें जैसे धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन तथा सोया की बुवाई का उचित समय है। ग्लैडियोलस के कंदों को
0.05% कार्बन डाइजिम के घोल में 10 से 15 तक डुबोकर उपचारित करने के बाद 30 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। वरदान, मेस्काबी, बुंदेलखंड वरसीम JHB 146, बुंदेलखंड वरसीम JHTB 146 तथा BL10 प्रजाति के बरसीम बीज को 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तथा 25 से 30 किलोग्राम बरसीम बीज के साथ 1 किलोग्राम टाइप 9 सरसों के बीज को मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें, जिससे पहली कटाई में अधिक चारा उत्पादन हो। जिन मत्स्य पालकों ने अभी तक मत्स्य बीज संचय नहीं किया है, वह यथाशीघ्र 5000 प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 मिलीमीटर आकार के बीज का संचय करें। जिन मत्स्य पालकों ने अपने तालाब में मत्स्य बीज का संचय कर लिया है, वे तालाब में मछलियों के प्राकृतिक भोजन प्लैंकटन की मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटाश 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रासायनिक उर्वरकों का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादकों के मंडी भाव पर। गेहूं इटावा में 1420 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 1490 रुपये प्रति कुंतल, बरेली 1490 रुपये प्रति कुंतल और सीतापुर में 1470 रुपये प्रति कुंतल और आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1480 रुपये प्रति कुंतल रहा। चावल इटावा की मंडी में 2175 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 2210 रुपये प्रति कुंतल, बरेली 2200 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में 2050 रुपये प्रति कुंतल और आगरा की मंडी में चावल का भाव 2050 रुपये प्रति कुंतल रहा। चना इटावा की मंडी में चने का भाव 3150 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 3175 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 3275 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में 3500 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में चने का भाव 3430 रुपये प्रति कुंतल रहा। गुड़ इटावा की मंडी में गुड़ का भाव 3240 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 3125 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 3125 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में गुड़ का भाव 3350 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में 3285 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब मंडियों में सब्जियों के भाव। आलू इटावा की मंडी में आलू का भाव 1950 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 1960 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 1900 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में आलू का भाव 2110 रुपये प्रति कुंतल एवं आगरा की मंडी में आलू का भाव 2090 रुपये प्रति कुंतल रहा। प्याज की बात करें तो इटावा की मंडी में प्याज का भाव 1650 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 1670 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 1600 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में 1570 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में 1880 रुपये प्रति कुंतल रहा। टमाटर की बात करें तो टमाटर का भाव इटावा की मंडी में 1450 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 1540 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 1750 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में 1940 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में 1780 रुपये प्रति कुंतल रहा। बैगन की बात करें तो बैगन इटावा की मंडी में 700 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 850 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 760 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर 850 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में बैगन का भाव 650 रुपये प्रति कुंतल रहा। केला इटावा की मंडी में केले का भाव 2700 रुपये प्रति कुंतल,
बदायूं की मंडी में केले का भाव 1270 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में केले का भाव 1950 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर में 1850 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में केले का भाव 1820 रुपये प्रति कुंतल रहा। सेब का भाव इटावा की मंडी में 5500 रुपये प्रति कुंतल, बदायूं की मंडी में 3900 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 3900 रुपये प्रति कुंतल, सीतापुर की मंडी में 5150 रुपये प्रति कुंतल तथा आगरा की मंडी में सेब का भाव 5260 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, खेती करते समय यदि हमें खेती से जुड़ी हुई अहम बातों के बारे में जानकारी होगी तभी हम सही तरीके से खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी फसल बो रहे हैं तो उसके लिए किस तरह की भूमि का चयन करें, किस तरह से बीज डालें, खाद कैसे डालें और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैसे करें। तो ऐसी ढेर सारी जानकारी
जानकारी जिनके बारे में हमें जानना बेहद ही जरूरी है। आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो विषय है संतुलित उर्वरक का प्रयोग, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है इंडो गर्ल फर्टिलाइजर्स जगदीशपुर के महाप्रबंधक डॉक्टर SP सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे किसान भाई उर्वरक का प्रयोग करते समय सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बताइए कि उर्वरक डालने का सही तरीका क्या है? देखिए, जो संतुलित उर्वरक की बात आपने कही, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे खाने के लिए अपने भोजन में हर चीज संतुलित होनी बहुत जरूरी है। जरा सा एक रोटी ज़्यादा हो जाए या एक रोटी कम हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं असंतुलन होगा शरीर में और दिक्कत आएगी हम लोगों को। उसी तरह से पौधों के लिए भी संतुलित उर्वरक बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ध्यान ये रखना है किसान भाइयों को कि जो भी रिकमेंडेड डोजेज हैं या जो संतुलित उर्वरक प्रयोग की मात्रा है, मिट्टी की जाँच करवाएँ और उसके हिसाब से जो खाद बताई जाए, जो खाद निकल करके आए, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बता देता हूँ कि किसान भाइयों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी फसल के लिए कुल 17 पोषक, पहले 16 पोषक तत्व थे, अभी 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, जिसमें 3 हवा और पानी के सहारे मिल जाते हैं, जिसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं। बाकी 14 पोषक तत्व उर्वरक के रूप में बाजार में मिलते हैं। उन्हें हमें ऊपर से उन्हें ऊपर से या मिट्टी में नीचे से भी दिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी भी जरूरत पड़ती है। इसमें से कहीं भी एक पोषक तत्व कम हो गया तो निश्चित रूप से पौधा अपनी जीवन काल में, फसल चक्र जिसको बोलते हैं, कहीं न कहीं कमी दिखाएगा, जिससे पौधे पर प्रभाव पड़ेगा और उपज उतनी नहीं होगी जितनी किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। और अगर ये भी देखा जाए अर्पित जी, तो आज के दिन ये भी हो गया है कि हम एक जगह पे आके खड़े हो गए हैं। मतलब ये है कि हमारी उत्पादन की दशा इस तरह से हो गई है कि उत्पादन एक जगह जाकर के स्थिर हो गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। किसान भाई पता लगता है कि उनको जानकारी के अभाव में यूरिया का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं या DAP ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से फसलें उतना आगे नहीं बढ़ पाती जितना आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। किसान भाइयों, जिस तरह से भोजन के बिना हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां हो जाती हैं, उसी तरह से अगर डॉक्टर साहब हम लोग फसलों में सही तरीके से पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल को भी नुकसान होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम बात करें इसकी कि भूमि का हमने जैसे मान लिए चुनाव के बाद और इसके अलावा जो भी हम फसल ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम उर्वरक डाल रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत सही सवाल किया हरप्रीत जी आपने। एक तो ये है कि मिट्टी के हिसाब से, दूसरा क्षेत्र के हिसाब से और तीसरा फसल के हिसाब से खाद बननी चाहिए और वही खेत में जानी भी चाहिए। तभी ये काम शुरू हो गया है। तो अभी मिट्टी जांच के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, फसल के हिसाब से ग्राहक अपेक्षित खाद तैयार हो चुकी है, जिसमें अगर अपने प्रदेश का देखा जाए, विशेष करके उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में अपने जो मिट्टी की जांच हुई है उसके हिसाब से आकलन ये निकला है कि नाइट्रोजन की भारी कमी है। ज़्यादातर इलाकों में कम बोलते हैं, जिसको लो बोलते हैं, वो स्थिति है, क्योंकि कम, मध्यम और ऊंचे स्तर पर अपनी मिट्टी की माप होती है। तो नाइट्रोजन बहुत कम है। फास्फोरस की भी वही दशा है। पोटास मध्यम स्तर तक पहुंच चुका है। हम लोग नदियों के इलाके में, लेकिन फिर भी अपने इलाकों में पोटास की भी कमी हो चुकी है। उसके अलावा जो चौथा पोषक तत्व है, सल्फर भारी मात्रा में कम हो चुका है। अभी मैं जो नक्शे देख रहा था मिट्टी जांच के, उसमें मैंने देखा कि अपने प्रदेश में काफ़ी इलाकों में सल्फर की भी कमी है। इसके अलावा अपना इलाका ऊसर का इलाका है, जिसमें जिंक की भारी कमी हो चुकी है। तो अपनी जो मुख्य फसलें हैं, जैसे अगर हम गेहूँ धान की बात करें और जो कुछ नकदी फसलें हैं जैसे गन्ने और आलू की बात करें, इन चारों फसलों का जो मैपिंग किया गया और ये देखा गया, तो ये निकल के आया कि कम से कम NPK, जिंक और सल्फर, ये 5 पोषक तत्व डालने बहुत जरूरी हो गए हैं। इनके लिए ग्राहक अपेक्षित खाद तैयार कर रही हैं कुछ कंपनियां। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखो तो काफ़ी जिलों में टाटा फर्टिलाइजर ने काम किया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया इंडो गर्ल फर्टिलाइजर्स ने, और वहाँ पे खाद बन के सेवा केंद्रों के माध्यम से और बाजार के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुँच रही है। ये एक कदम है संतुलित उर्वरक प्रयोग की दिशा में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को फायदा होगा। कारण ये कि आज अगर बाजार में किसान भाई जाते हैं तो पता लगता है कि जो बाजार में उपलब्ध है वही खरीद करके लाते हैं,
क्योंकि उनका असली ट्रेनर कहना चाहिए, प्रशिक्षक को जो दुकानदार है वही है। ज़्यादातर लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। उसकी वजह से दिक्कत क्या है कि पता लगा वो बेचारे डीएपी डाल के अपनी खेती कर रहे हैं, यूरिया का ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही भोजन, एक ही तरह का वो हमारी फसल को, हाँ, फसल को भोजन जा रहा है। तो जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी सभी खाएं तो शरीर ठीक से बनेगा, उसी तरह से यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सभी संतुलित मात्रा में जाए, तब जाकर के पौधा अपना पूरा पोषण ले पाएगा और जीवन चक्र पूरा कर पाएगा। अगर इसमें कहीं कोई पोषक तत्व ऊपर हो गया, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर डीएपी की मात्रा ज़्यादा चली जाए तो जिंक की कमी हो जाती है। उसी तरह से नाइट्रोजन अगर ज़्यादा चला जाए, दूसरा पोषक तत्व कहीं कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो बाजार में उपलब्ध है वही किसान भाई खरीदते हैं, उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में अर्पित जी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, ग्राहक अपेक्षित खाद बन चुकी है, तो अगर इसका थोड़ा सा किसान भाइयों को जानकारी मिलती चली जाए, सब तक पहुंच पाए ये बातें, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और ये जो माध्यम है, मैं आज बात कर ही रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक इलाके में, हर एक क्षेत्र में लोगों तक पहुंचती चली जाए तो कम से कम एक बार सही दिशा में खेती आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, ग्राहक अपेक्षित खाद ये इनकी कमी को पूरा करता है। बिल्कुल। और इसको जो, जैसे मान लीजिए कि आलू के लिए अलग इसका खाद बनाई गई, उसमें बोरों पर लिखा गया आलू के लिए, गेहूं के लिए अलग है, धान के लिए अलग है, गन्ने के लिए अलग है। तो कम से कम 4 फसलों के लिए खाद तैयार हो चुकी है, जो मुख्य फसलें हैं, नकदी फसलें हैं अपने प्रदेश की। और फसलों पर काम हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए ये चीज़। लेकिन तब तक मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि और जो फसलें हैं, जैसे एक चीज़ मेरे मन में आती है बार बार कि किसान भाइयों को कैसे खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इतना भी करें आज के दिन कि जो खाद डालने का तरीका है वो 4 भाग, 2 भाग और 1 भाग के अनुपात में डालना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन 4 भाग होना चाहिए पूरी फसल चक्र में, फास्फोरस 2 भाग में और पोटास 1 भाग में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर जैसे खेत है जी, 2.5 एकड़ खेत जी, तो 2.5 एकड़ खेत में जो खाद पड़नी है, मान लीजिए कि 2 बोरा किसान भाई यूरिया डालते हैं, तो 1 बोरा डीएपी डालेंगे और आधा बोरा पोटास डालेंगे, तो निश्चित रूप से एक संतुलन बनेगा कम से कम। बिल्कुल, संतुलन के हिसाब से होगा। और उससे बढ़िया है कि मिट्टी की जांच करवा लें। हर जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है कृषि विभाग की, लखनऊ में आलमबाग में है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। होता क्या है कि किसान भाई ये सोचता है कि मेरे खेत से कोई आकर के मिट्टी का नमूना लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर तो चाहते हैं प्रयास करना पड़ेगा। अच्छी खेती करना चाहते हैं और अच्छी फसल पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी का और हम सभी का जागरूक होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।